नेट जेआरएफ जनवरी 2017 पेपर सेकेंड। तो आइए देखते हैं, यह राजनीति शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर है जो नेट जेआरएफ में आ चुका है 2017 के पेपर में। अभिकथन ए, कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। तर्ककार, उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है सुमेलित। अरस्तु के कार्य कारण का भाव सिद्धांत और एक तरफ स्पष्टीकरण है। निमित्त कारण, गति का कारण। अंतिम कारण वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। भौतिक कारण पदार्थ जिससे यह बना है। औपचारिक कारण वस्तु का पदार्थ एवं सार। आइए देखते हैं अभिकथन ए, लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। तर्ककार, इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। अगला कथन है रॉल्स के अज्ञानता के आवरण। रॉल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की विशेषता सही है। तो अज्ञानता के आवरण की धारणा में उन्होंने क्या कहा है रॉल्स महोदय ने, समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता। पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते। अगला है कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णन किया है और नॉजिक ने। EMS नंबूदिरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है। मार्क्सवाद। MN रॉय के मामले में कथन सही है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। गांवों, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो। तो MN रॉय के मामले में उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए कहा। गांव, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो, ऐसा कहा है MN रॉय ने। सही अभिकथन है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है। तो देखिए, ये पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत केवल गुणात्मक होती थी और व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होती थी, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो R.A. डहल ने। मैक्स वेबर का निरूपण है। तो मैक्स वेबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। तर्क शक्ति, कार्यमूलक विभेदन तथा विशिष्टीकरण जिनके फलस्वरूप व्यवस्था, सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है। आदर्श प्रारूपों के संबंध में विश्वास तथा संकेतों पर आधारित प्रभावी प्राधिकार, औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि। तो ये सारे मैक्स वेबर के विचार हैं। किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है, परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? A.V. डायसी का कथन है। राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, यह कथन है लिजफर्ट का। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता में
कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय एवं मास मीडिया में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो कांग्रेस है। सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलीट 1956 में किसने अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया? संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में। किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है? तालकॉट पार्सन्स का। कैच ऑल पार्टी किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलील व्यवस्था का वर्णन करती है? पश्चिमी यूरोप। किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है? हन्ना अरेंट का कथन है। पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह आधार है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का। अभिकथन ए, सहवर्तन लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है। तरकार, क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन है, संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है। अगला है सुमेलित है, एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया मायरन वीनर का है। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स क्रिस्टोफर जेफरे लॉट का है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट प्रवर्धन इन इंडिया द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया ते प्रवर्धन का है। पॉवर्टी एडिम प्लेंटी इन द न्यू इंडिया पॉवर्टी एडिम प्लेंटी इन द न्यू इंडिया अतुल कोहली का है। किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है? तो देखते हैं, न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है कि आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है, कि आदेश को बाह्य अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर पारित किया गया है, कि आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है। तो ये सारे हैं जिन्हें कि भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग को न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है। मान लीजिए कोई ऐसा आदेश है जो मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित कर दिया गया है, या फिर कोई ऐसा आदेश है जो दुर्भावनापूर्ण है, या फिर ऐसा आदेश जो बाह्य अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर किया गया है, या फिर कोई ऐसा आदेश जो यादृच्छिकता से ग्रसित है। पंचायती राज समिति और वर्ष दिया है, तो आइए देखते हैं। C.H. हनुमंतराव 1984 में ये समिति बनी थी। G.V.K. राव 1985 में यह समिति बनी। अशोक मेहता 1977 से 78 में बनी यह समिति। L.M. सिंघवी 1986 में यह समिति बनी थी। अभिकथन ए, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। तरकार, उनके द्वारा देशभक्त तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में विधायिका के विशेषाधिकार हैं? तो आइए देखते हैं। भारत में विधायिका के विशेषाधिकार बहुत सारे हैं, जैसे वाद विवाद तथा सभा की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इसके प्रकाशन से रोकने का अधिकार,
सदन से अजनबियों को अपवर्जित करने का विशेषाधिकार, आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए सांसदों तथा बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार। किसान आंदोलन का सही क्रम है चंपारण, बारदोली, तेभागा, सिंगूर। पहले चंपारण आंदोलन हुआ, फिर बारदोली हुआ, फिर तेभागा आंदोलन, फिर सिंगूर आंदोलन। भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास का सही कालक्रम है तो है राजमन्नार समिति, आनंदपुर शाही प्रस्ताव समिति, राजमन्नार समिति, आनंदपुर शाही प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल ज्ञापन और पुंछी आयोग। किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है तो राजकृष्ण ने। अगला है भारत में निर्वाचन सुधारों से संबद्ध है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। तो भारत में निर्वाचन सुधारों में से संबंधित है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपनामों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है संस्थागत उपागम, इसके बाद व्यवहारिक उपागम, फिर व्यवस्था उपागम और फिर लोक नीति उपागम। अभी कथन ए है भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। तरकार तटस्थता भारत में लोक सेवाओं की विशेषता है। ये असत्य है परंतु आर सत्य है। किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की है तो लोक सेवकों के लचीला स्वास्थ्यकरण तथा आभ्यंतरिक अवलोकन का दृष्टिकोण, लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव, नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर। भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है वित्त मंत्रालय। भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा। कौन सी प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है? तो अभिभावक नौकरशाही। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं। समय समय पर निर्वाचन, सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, राज्य चुनाव आयोग का गठन, सांविधिक निकाय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेलवे बोर्ड, परमाणु ऊर्जा आयोग। सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है कृषि मंत्रालय। किसका विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है? तो हेनरी फियोल का है, MP फोलेट का है, लूथर गुलिक का है, एल उर्विक का है। इन चारों ने ही ऐसा माना है कि किस संगठन निर्माण, समन्वय कार्य, बजट निर्माण, प्रबंधकीय तकनीकें, कौशल सार्वजनिक और निजी प्रशासन में एक समान है। ये चारों ऐसा मानते हैं। यथार्थवाद की ब्रिटानी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है तो हेडली बुल ऐसा मानते हैं कि यथार्थवादी ब्रिटानी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है। हेडली बुल का कथन है। आतंक का संतुलन का विचार किससे संबंधित है? परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता से है।
शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है। राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है भारत और चीन ने। तो क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। तो पहला तो भारत ने अस्वीकार किया और दूसरा चीन ने भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जब चीन अस्वीकार करेगा तो भारत क्यों स्वीकार करेगा? भारत तो अभी बहुत पीछे है। यूएसएसआर के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति शुरू की थी एन ख्रुश्चेव ने। शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका। शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है? तो वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना। किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय यानी ईसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? तो आइए देखते हैं। मास्ट्रिक्ट संधि को यूरोपीय समुदाय की संधि भी कहा जाता है। 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य मास्ट्रिक्ट हॉलैंड में एक समझौता हुआ, जिससे यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। इस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ के सभी देशों को एक से दूसरे देश में आने जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह समझौता 1 नवंबर 1993 से लागू है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है FAO, IAEA, AITU, यूनेस्को, विश्व बैंक, WHO, WTO आदि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं। अगला है पेपर नेट JRF जनवरी 2017 का पेपर 3 है। तो आइए देखते हैं। यह किसने कहा है? राजनीति सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं, बल्कि यह भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। यह दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। तो यह कथन किसका है? GH सेबाइन का। किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल करता है कि आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? तो पीटर विंच ने ऐसा कहा है। लेखक और अवधारणा से संबंधित है क्वेश्चन। जॉन रॉल्स ने अवधारणा दिया है जस्टिस एज फेयरनेस। जॉन सी हरसाड़ी द मैक्सिमिन प्रिंसिपल। रिचर्ड जे अर्नेसन प्राइमरी गुड रिकंसीडर्स। रिचर्ड जे अर्नेसन प्राइमरी गुड्स रिकंसीडर्स। अलेक्स कैलिनिकोस। तो ये दिया है इक्वलिटी ऑफ व्हाट? इक्वलिटी ऑफ व्हाट? अगला है अभिकथन है। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। तरकार। क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक स्थितियाँ। ए और आर दोनों सत्य है। आर एक सही स्पष्टीकरण भी है। किसने यह घोषणा की थी? मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमेय पद है। धर्म के संदर्भ में के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो यह विचार गांधी जी का है। एक बार फिर से देखते हैं।
किसने यह घोषणा की थी कि मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमेय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो महात्मा गांधी का यह विचार है। अगला है क्वेश्चन सुमेलित, प्लेटो के संवाद और मुख्य विषय। तो देखते हैं प्लेटो क्या कहते हैं। जिम्पोजियम, प्लेटो के संवाद के अनुसार जिम्पोजियम क्या है? तो वो प्रेम की तत्व मीमांसा है। फिलेबस क्या है? विचारों के सिद्धांत को, फिलेबस जो है विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। टाइमेयस क्या है? भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। रिपब्लिक में क्या दिया है उन्होंने? तो रिपब्लिक में दिया है राजनीति का क्षेत्र। आइए देखते हैं अभी कथन है। अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तर्ककार, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है अभिकथन है। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए है। तर्ककार, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो थॉमस हॉब्स के विचारों में। अगला है अभिकथन ए। कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में भी व्याख्या करते हैं। तर्ककार, समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है। तो देखते हैं, संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, यानी ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। तो ऐसा कौन कहता है? जॉन लॉक कहते हैं। यह किसका कथन है कि विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। तो ऐसा कहते हैं डेविड मैकलेलन का कथन। ऐसा कौन कहता है? डेविड मैकलेलन। श्री अरविंद की पुस्तकों का सही कालक्रम है। आइए देखते हैं अरविंद घोष। लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल और एसेज ऑन गीता। उदारवाद के विषय में कथन सही है। उदारवाद के विषय में आइए देखते हैं कथन क्या सही है। उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। अगला है, कौन इस बात से सहमत है कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? जेस मिल का कथन है। वर्ष 1960 में आलमंड तथा पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारवाद अनुप्रयोग था। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। तो वर्ष 1960 में आलमंड तथा पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारवाद अनुप्रयोग था, यह कौन कहता है? तो यह ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा कहता है। अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है। अर्थशास्त्र
मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीति अर्थव्यवस्था 18वीं सदी में के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह टिप्पणी है शुम्पीटर की। उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग है। तो ऐसा कौन कहता है कि उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता एवं संपत्ति, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है। किसका कारण है? समाज में अल्प अंतर्विरोध। अगला है, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाया रखा गया है। अगला है अभिकथन। हंटिंगटन का यह कहना है सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एक मध्ययुगीन प्रथा है। तर्क आर। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है मानवाधिकारों की रक्षा के कारण। पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव किससे हुआ? नवीन सामाजिक आंदोलनों से हुआ। दुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली किससे उभर कर आई है? तो बहुसंख्यक राजनीतिक प्रणाली से। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ग्रेवियल आलमंड ने। कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? तो व्यक्ति की स्थिति निर्धारण। राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी किस पर बल नहीं देते हैं? आधुनिकीकरण पर बल नहीं देते हैं। आधुनिकीकरण और पक्षपात के सिद्धांत का निर्माता कौन है? हंटिंगटन है। शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। तो आवश्यक पूर्व उपेक्षा है या पूर्वापेक्षा है। राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना ही चाहिए। अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना, सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति, ये सारे होने चाहिए। मान्यता और प्रतीक किसके सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो वेबर की सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं मान्यता और प्रतीक। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही है। तो अंतरिम सरकार के संबंध में जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अगला है, उत्प्रेषण लेख के संबंध में कथन सही है। तो उत्प्रेषण लेख के संबंध में कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है। कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को याचिका जारी नहीं कर सकता है। कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। तो जो हमें संविधान में 5 प्रकार के राइट दिए गए हैं उससे संबंधित है उत्प्रेषण। अगला है क्वेश्चन, किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया है? तो वही 5 प्रकार के जो रीट हैं उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तो वही परमादेश है। नवीन विनीत नारायण बनाम भारत संघ। विनीत नारायण बनाम भारत संघ किस मामले में? तो विनीत नारायण भारत बनाम संघ मामले में भारत के उच्च न्यायालय में अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया गया था पहली बार।
पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे दिलीप गावंकर। पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है। तो पीके थुंगन समिति क्या कहती है? जिला आयोजना में आवश्यक राजनीति तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई 1964 में। सही सुमेलित है मामला और विषय। रुदल बनाम बिहार राज्य, मौद्रिक मुआवजा दिया जाना, यही मामला था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, जीने का अधिकार दिया गया था। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, तिरंगा फहराने का अधिकार दिया गया। भारत संघ बनाम एसोसिएशन, चुनाव हेतु उम्मीदवारों के लिए दिया गया था। अगला है फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पूर्ववृत्त जानने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन जैसे विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? तो रजनी कोठारी ने। विकास के भारतीय मॉडल रजनी कोठारी ने दिया। घटना और वर्ष, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2011, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, महिला और बाल विकास मंत्रालय 2006, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010। किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो फ्रैंसाइन और फ्रैकेल तथा MSA राव ने दिया। किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? तो न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी ने। चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध कौन किया है? तो न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी ने किया है। किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्याय द्वारा किया जाता है? तो ट्रिब्यून का। किस समाचार पत्र का? यानी ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्यास द्वारा किया जाता है। किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? तो लूथर गुलिक का है, हर्बर्ट साइमन का है, विक्टर थॉमसन का है और हेनरी फ्योल का है। ये चारों ऐसा मानते हैं कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों या प्रकार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। लोक प्रशासन के विकास में किस चरण को राजनीतिक शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है? तो प्रथम चरण को द्विभाजन का युग कहा जाता है। कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषता है? नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की व्युत्पत्ति, लागत में कटौती करना। मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर है वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। सही सुमेलित है। प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन का है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल का है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव टेस्चर बर्नार्ड का है।
चेस्टर बर्नार्ड फिर से देखते हैं। प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन का है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल का है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड का है। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोरेस्टिन मार्क्स का है। किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया? विल्डावस्की का विचार है। मार्क्स ने नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम दिया है। अभिभावक, जाति, संरक्षण तथा योग्यता। किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? इंदिरा गांधी का। वाह, केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, इंदिरा गांधी का विचार है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा। 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। अभिकथन ए, किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है। तरकार, कर्मचारी बहुधा दोहरे नियंत्रण यानी कि प्रशासनिक तथा तकनीकी के अधीन होते हैं। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ई प्रशासन है, तो आइए देखते हैं। लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक होती है। तो ई प्रशासन में ऐसा सारे संभव है। ई प्रशासन यानी इंटरनेट प्रशासन। किस आयोग समिति ने व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की है? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किस व्यवस्था की कल्पना मॉर्टल कप्लान ने की थी? शक्ति संतुलन, कठोर द्विध्रुवीय प्रणाली, शिथिल द्विध्रुवीय प्रणाली की। अगला है क्वेश्चन, कौन शक्ति संतुलन की तकनीकी है? हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, बफर राज्यों का निर्माण। वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवा में नृजातीय नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन की प्रतिक्रिया थी। रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की है। तो 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवा में नृजातीय नरसंहार का आरोप लगाया। सर्बिया पर आरोप ऐसा लगाया गया कि कोसोवा में नृजातीय नरसंहार हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो रूस और चीन ने यह प्रतिक्रिया दी कि रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना ही कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना कर दी। किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार बताया? इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था। सद्दाम हुसैन का संबंध अल कायदा से था और इराक में सत्ता परिवर्तन, ये सारे ऐसे कारण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने के लिए आधार बता रहा था। ये तीनों कारणों से मैंने इराक पर आक्रमण किया है। अगला है, किसके द्वारा जलवायु उपशमनकारी सूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा।
वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा गणराज्यों को मदद दी गई। दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों की। वर्ष 2008 में जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा गणराज्यों को मदद दी गई। दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों की। समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCALOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी होगी। समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के रूप में 200 मील। भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय दिया जाता है इंद्र कुमार गुजराल को। सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया। वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया था। वाशिंगटन कंसेशंस क्या है? राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण। बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? तो खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। अगला है, सम्मिलित कीजिए। शांति प्रस्ताव के लिए एक होना 1950, सुएज संकट 1956, इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ 2002 और सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव यानी इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2002 में आया। कोसोवो में UN मिशन हुआ 1999 में। पारंपरिक हथियार कटौती संधि 1990 में। सामरिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट 1991 में। सामरिक हथियार कटौती संधि सेकेंड 1993 में। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में हुआ। किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए? केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण। USSR को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी रोनाल्ड रीगन ने। तो आइए अगला पेपर भी देख लेते हैं। कुल 3 पेपर को सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर। नेट JRF 28 अगस्त 2016 पेपर सेकेंड। अरस्तु के लिए सत्य कथन है। विचार वास्तविकता नहीं होते। रूप और वस्तु की एक दूसरे पर पूर्ण निर्भरता है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तविकता रूप और वस्तु के संयोजन के विचार में निहित है। ये सारे अरस्तु के विचार हैं। लॉक के संदर्भ में कथन सत्य है। लॉक का क्या विचार है ये देखते हैं। इच्छा सभी मानव कार्यों का स्रोत है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान है और प्राकृतिक कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य नागरिक समाज में प्रवेश के लिए संविदा स्थापित करता है। तो ये लॉक के विचार हैं, वो प्रकृति पर निर्भर हैं। अगला देखते हैं बेंथम के संदर्भ में सत्य कथन यानी बेंथम क्या कहते हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत एक सुखवादी सिद्धांत है। उपयोगितावाद का सिद्धांत एक सुखवादी सिद्धांत है। सुख मात्र व्यक्तिगत अनुभूति है। प्रसन्नता सभी सुखों का अंबार नहीं है। बेंथम ऐसा कहते हैं। अगला देखते हैं हेगल के लिए सत्य कथन। हेगल का विचार क्या है या हेगल का क्या विचार है। विश्व पूर्ण सुसंगत है।
विश्व का इतिहास हमें एक युक्ति प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत करता है। युक्ति संगत वास्तविकता है और वास्तविकता युक्ति संगत है। तो यह विचार हीगल का है। आइए देखते हैं। रॉल्स, टी.एच. ग्रीन, माइकल वाल्जर, आर. जोनिक में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य को दासत्व का एक प्रकार बताया है? तो आर. नोजिक ने लोक कल्याणकारी राज्य को दासत्व का एक प्रकार बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में अंबेडकर के द्वारा सही रणनीति है दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना, विभेदकारी हितों की मान्यता, पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। ये सारे अंबेडकर की रणनीति थी जाति प्रथा के संदर्भ में। सही सुमेलित है। लेखक और पुस्तकें। रॉबर्ट ए. डॉल, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। आइरिस मैरियन यंग, तो ये है इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी। जॉन ड्राइजैक, तो जॉन ड्राइजैक ने क्या लिखा है? डिस्कर्विस डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड पॉलिटिकल साइंस। अगला है एमी गटमैन और डेनिस थॉमसन, डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। इन्होंने दिया है डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। अभिकथन ए है, गांधीवाद हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। तरकार, मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था और ईश्वर को अस्वीकार करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। किसने द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिक्स साइंस एपिटेक फॉर मोन्यूमेंट टू ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट लेख लिखा है? तो आर. ए. डहल ने। फिर से देखते हैं। आर. ए. डहल ने द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस एपिटेक फॉर मोन्यूमेंट टू ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट लिखा है। आर. ए. डहल ने। जन अभियान और विचार, तो देखते हैं जन अभियान और विचार के बारे में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड विचार क्या है? आर्थिक उत्पादकता में विशेष वृद्धि लाने के लिए निर्दिष्ट किया गया। द 100 फ्लोवर्स, तो विचार है छात्रों और बौद्धिक व्यक्तियों को शासन की आलोचना के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित किया गया था। द ग्रेट प्रोलिटेरियन, द ग्रेट प्रोलिटेरियन का है विचार, उसका उद्देश्य दल और सरकार से माओ। द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो कल्चरल रिवॉल्यूशन का है विरोधी तत्वों को समाप्त करना था। यानी द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो इसका क्या विचार था? इसका उद्देश्य दल और सरकार से माओ विरोधी तत्वों को समाप्त करना था। द हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च, द हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च है, इसे छापामार युद्ध के माध्यम से केएमटी ताकतों को हराने के लिए चलाया गया था। द हिस्टोरिकल लॉन्ग मार्च। अगला है, कौन से उपागम राज्य को एक सामाजिक संगठन मानते हैं? राजनीतिक, आर्थिक उपागम, मानकीय उपागम एवं तुलनात्मक उपागम। सुमेलित है लेखक और पुस्तक। जॉन ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखा है। ए.बी. डायसी ने द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। केसी वियर ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। नॉर्मन डी पामर ने इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस लिखा है। अगला है क्वेश्चन, कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायिक प्रणाली की विशेषता है? तो विधि का शासन, ज्यूरी प्रणाली।
कौन से लेखक आश्रित सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी आश्रित सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है? तो एजी फ्रैंक वालेरस्टेन का कथन है यह। अभिकथन है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी प्रणालियों से अधिक प्रातिनिधिक है। तर्ककार, बहुसंख्यवादी प्रणाली में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन है, विधि के शासन का अभिप्राय है कानून की नज़र में सभी समान है। तर्ककार, वर्गगत तथा जातिगत भेद समानता की क्षमता को कम कर देती है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आधुनिक समय में सरकार को वैधता प्रदान करते हैं नियतकालीन चुनाव। कौन से कथन व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही है? यह स्थायित्ववादी प्रारूप है। यह अधिकांशतः पश्चिमी विकसित राष्ट्रों के लिए प्रासंगिक है। इसने तीसरी दुनिया के देशों की वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा है। तो यही सिद्धांत के बारे में सही है। किसने आधुनिक समय में कार्यपालिका के शक्तिशाली होने और व्यवस्थापिका के पतन में योगदान दिया? प्रदत्त व्यवस्थापन, कार्यपालिका का करिश्मावादी नेतृत्व, दलीय व्यवस्था का उद्भव, विशिष्टीकरण के कारण विधायन की जटिल प्रकृति को बढ़ाना, ये सारे ऐसे कारण हैं जो योगदान देते हैं। क्रांति के बारे में सही कथन है, क्रांति का अभिप्राय है अभिजन के वर्गीय स्वरूप में परिवर्तन, वैधानिक और गैर वैधानिक साधनों द्वारा शक्ति का हस्तांतरण, समाज के मूल्यों और मिथकों में परिवर्तन तथा संस्थाओं में परिवर्तन। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में सही है, एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों सम्मिलित होंगे। एक संघ की एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी जिसमें प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं के साथ समूह बनाने के लिए प्रांत स्वतंत्र होंगे। अगला है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का आशय है उत्पादन के प्रमुख साधनों का सामाजिक स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से उन लोगों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वापस ले ली गई थी जो भारतीय संघ से अपगमन की वकालत करते थे? 16वां संविधान संशोधन अधिनियम। राज्यों के किस समूह में 30 से अधिक लोकसभा क्षेत्र हैं? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इन चारों में है जो 30 से अधिक लोकसभा क्षेत्र हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही कथन बताना है। तो राज्यपाल की शक्ति क्या क्या है ये देखते हैं। राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई शक्ति नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को राज्यपाल से विचार विमर्श करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि महान्यायवादी की क्या क्या शक्तियाँ हैं। महान्यायवादी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। महान्यायवादी की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के समान होती है। अगला सुमेलित है, एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है। तो लक्ष्य का केंद्र शासित प्रदेश है और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके पास है? केरल के पास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कलकत्ता के पास है। दादरा और नगर हवेली का बम्बई के पास है। पुडुचेरी का मद्रास के पास है। अगला है सुमेलित अनुच्छेद और प्रावधान। इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 243 के में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं का गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 भी में नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में अर्हता का मापदंड का प्रावधान दिया गया है।
अनुच्छेद 243D में पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए कार्य किया है? पीवी नरसिम्हा राव ने। अभिकथन 1। भारत के क्षेत्रीय अथवा आत्मनिर्णय आंदोलन के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिलोम मार्ग यानी यू टर्न को चुन लिया है। तरकार समूह पहचानों की अत्यधिक लामबंदी के पश्चात वार्ताओं का दौर प्रारंभ होता है और अंततोगत्वा ये आंदोलन थकान के कारण छिड़ पड़ जाते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। लोक प्रशासन में क्रमिक विकास के किस चरण में ध्यान कुशलता पर केंद्रित कर दिया गया? तो द्वितीय चरण में। एल.डी. व्हाइट ने O&M को कार्य करने के सभी पहलुओं में सुधार के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें विशेष बल दिया गया है क्रियाएं एवं संबंध पर विशेष बल दिया गया है। किसका संबंध निर्णय निर्माण के गॉर्बेज केन मॉडल से है? तो माइकल डी कोहेन, जेम्स जी और मार्च एवं जोहान पी आल्सन का विचार है। किसने आगमन के दौरान तथा पश्चात भागीदारी प्रबंधन लोकप्रिय हुआ? मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा। कौन से कथन निर्णय निर्माण संबंधी हर्बर्ट साइमन की संकल्पना में सही है? एक संगठन में निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते। साधन साध्य के संबंध में क्रियाकलापों को उनका मूल्य प्राप्त होता है। केवल तथ्यात्मक तत्व के आधार पर ही निर्णयों का मूल्यांकन किया जा सकता है। कौन से कारक पर्यवेक्षक के नियंत्रण क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं? संगठन का आकार, क्रियाकलापों का विविधीकरण एवं पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व। सम्मिलित है। विचारक और अवधारणाएं। एडवर्ड वीडनर विकास प्रशासन की अवधारणा देते हैं। मार्टिन तुलनात्मक प्रशासन की समूह देते हैं। एमिटाई एटजियोनी मिश्रित स्कैनिंग का अवधारणा। हर्बर्ट साइमन तर्कसंगत दृष्टिकोण की अवधारणा देते हैं। IAS हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक हैं बुनियादी प्रशिक्षण, पेशेवर प्रशिक्षण एवं जिला प्रशिक्षण। कोठारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित की गई? वर्ष 1979 में। अभिकथन ए। प्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत F.W. टेलर की इकोनॉमिक मैन अवधारणा का पूरक है। तरकार संगठनों के सदस्यों के लिए भौतिक पुरस्कार प्रोत्साहन होते हैं ताकि वे और भौतिक लाभों हेतु और परिश्रम से कार्य करें। ये सही है परंतु आर गलत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राष्ट्रीय हितों की अवधारणा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। यथार्थवादी उपागम में प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राष्ट्रीय हितों की अवधारणा का प्रमुख स्थान है। यथार्थवादी उपागम में प्रमुख स्थान प्राप्त है। सर्वप्रथम लोक राजनय शब्द का प्रयोग किया एडमंड गुलियन ने। एन टिकमैन विख्यात है, नारीवादी हैं। एन टिकमैन विख्यात है नारीवादी के लिए। पुस्तकें और लेखक। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैनेथ वाल्टज की है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मर्साइमर की है। ए वर्किंग पीस सिस्टम डेविड मिट्रिनी की है। द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप अर्नेस्ट हॉस की है। कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि की नीति उन्मुखी उपागम के समर्थक हैं? मायर्स, एस मैकडूगल, लॉसवेल एवं माइकल रेसमैन। सुमेलित है। एंथोनी डिंगेन्स भूमंडलीकरण आधुनिकीकरण का परिणाम दिया। J.N. रोजेनाउ भूमंडलीकरण तकनीकी विकास का परिणाम दिया है। गिलपिन ने भूमंडलीकरण के लिए राजनीतिक कारण उत्तरदायी माना है। वालेरस्टीन ने भूमंडलीकरण पूंजीवाद की देन है, ऐसा माना है इन्होंने।
विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले सिंगापुर, फिर सिएटल, फिर दोहा में और हांगकांग में। अभी कथन ये है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग व समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। सरकार व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विकास के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया। वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अधिवेशन आयोजित हुए हैं। आदिस अबाबा 1972, पनामा सिटी 1973, जेनेवा 1990। तो आइए देखते हैं नेट जेआरएफ 28 अगस्त 2016 का पेपर से 3rd। किसका मानना था कि राजनीति सिद्धांत पूरे अर्थ में राजनीति विज्ञान है और सिद्धांत के बिना कोई विज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए राजनीति सिद्धांत का राजनीति विज्ञान के साथ समानार्थक के रूप में वैध एवं सटीक रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो जर्मीनो का कथन है ऐसा। आइए देखते हैं राजनीति सिद्धांत के पतन के कारण क्या क्या हैं। सकारात्मकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद, ऐतिहासिकतावाद सही कथन है। तो आइए देखते हैं ये भी सही क्या है। उदार विचार यूरोप में सामंतवाद की समाप्ति के परिणाम थे। उदारवादियों ने कुलीन भूपतियों के राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। उदारवादी व्यक्तिक स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। अगला देखते हैं फिर सही कथन। उत्तर मार्क्सवाद ने इतिहास के अनुरेखित दर्शन की निंदा की थी। उत्तर मार्क्सवाद बाजारोन्मुख समाजवाद के सिद्धांत को शामिल करता है। उत्तर मार्क्सवाद मार्क्सवादी बौद्धिक विचारधारा की अनेक परोक्ष और अपरोक्ष मीमांसा के चारों ओर घूमता है। अगला है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में। तो देखते हैं जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। मुख्य रूप से इसका संबंध वितरणकारी न्याय से है। बुनियादी ढांचे समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं हेतु पालन के लिए निष्पक्षता के सिद्धांत को तैयार किया गया है। न्याय का प्रथम सिद्धांत एक समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत है। तो ऐसा जॉन रॉल्स ने कहा है। लेनिन के बारे में आइए देख लेते हैं। लेनिन क्या विरोधाभास सही है। लेनिन के बारे में क्या विरोधाभास है। श्रम और पूंजी के बीच विरोधाभास, विश्व बाजारों के लिए स्पर्धा करने वाले साम्राज्यवादियों और कच्चे माल के बीच विरोधाभास, औपनिवेशिक जनता और साम्राज्यवादियों के बीच विरोधाभास है। तो लेनिन ने इन चीज़ों पर विरोधाभास किया है। अभी कथन है, अरस्तु ने रिपब्लिक के आदर्श राज्य को कभी भी एक आदर्श के रूप में सम्मान नहीं दिया। सरकार अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक था और यह कभी भी निरंकुश नहीं था। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। किसने अरबिंदो घोष को देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में वर्णित किया। तो अरविंद ग्रीन की तरह सर्वांगीण विकास तथा आत्म विकास के पक्षपाती थे। उनके विचार लोक कल्याण से ओतप्रोत थे। इसी संदर्भ में सी आर दास ने उपर्युक्त कथन कहे हैं। तो अरविंद घोष देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि, मानवता के प्रेमी, ऐसा किसने कहा है? आर सी दास ने। अगला देखते हैं प्लेटो के अनुसार सही कथन क्या है। प्लेटो क्या कहना चाहते हैं। साम्यवाद एक पृथक इकाई के रूप में स्व की गलत धारणा को नष्ट कर देगा। विवेक के बिना साम्यवाद निष्क्रिय रह सकता है या तृष्णा द्वारा क्षीण हो सकता है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संयोजन राज्य को अधितंत्र में पदान्वत करेगा। तो ऐसा प्लेटो कहते हैं। थॉमस हॉब्स के प्रकाशन में कालक्रमिक में व्यवस्थित करते हैं कि थॉमस हॉब्स ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और कैसे कैसे प्रकाशन में आई। तो सबसे पहले डिसाइव, फिर द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, इसके बाद द लेवियाथन और इसके बाद दी कोरपोर। तो
थॉमस हॉब्स की ये चारों पुस्तकें इसी क्रम में प्रकाशित हुई हैं। जॉन लॉक के लिए सही कथन है। जॉन लॉक क्या कहते हैं? सच्चे राज्य को संवैधानिक होना चाहिए। राज्य सीमित है, पूर्ण नहीं। रूसो के लिए सही कथन है। सामान्य इच्छा मेरी वास्तविक इच्छा है। सामान्य इच्छा सभी की भलाई के लिए सभी की आवाज़ है। सामान्य इच्छा समूह मस्तिष्क ग्रुप माइंड है। सामान्य इच्छा एक सामान्य में है। तो यही अभिकथन और रूसो ने कहा है। अभिकथन है, कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का प्रथम समाजवादी लेखक नहीं था। तर्ककार सेंट साइमन और गुइजोट ने वर्ग संघर्ष के विचार का प्रसार किया। ई और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। किसने कहा था कि गांधीवाद और हाल ही के भारतीय इतिहास में हमारे सभी नायकों से अत्यधिक महान है। छोटे कद का यह दुर्बल व्यक्ति सर्वोच्च था। हिरेन मुखर्जी ने कहा है। जीन ब्लोंडेन के अनुसार 20वीं शताब्दी की तुलनात्मक पद्धति के विकास में 3 चरण है: विधि सम्मत चरण, व्यवहारवादी चरण तथा नव संस्थानिक चरण। व्यवस्था सिद्धांत के सामाजिक विज्ञानों पर मुख्य प्रभाव का पता किया जा सकता है 1920 के दशक से। किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया? जुर्गन हैबरमास ने संप्रेषणात्मक क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया था। जुर्गन हैबरमास ने। किसका यह विचार है कि लोकतांत्रिक दल वास्तव में अल्पतंत्रीय संरचना वाले होते हैं? रॉबर्ट मिशेल्स का विचार है। इसी संदर्भ में मिशेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम प्रसिद्ध है। लोकतंत्र का लौह नियम प्रसिद्ध है। तो लोकतंत्र का लौह नियम किसने दिया? रॉबर्ट मिशेल्स ने। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के संवैधानिक अभिसमय कन्वेंशन है। मंत्री सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद का 1 वर्ष में 1 बार सत्र अवश्य बुलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित होने चाहिए। सभापति अपनी इच्छा पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। ब्रिटेन को संसद की जननी तथा अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन का जनक कहा जाता है। अगला है, विधानमंडल के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अनुसरण किया जाता है अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा। तुलनात्मक राजनीति के बारे में आकृतिक उपागम का समर्थन किया आरजी न्यूमैन, कार्टर एवं हर्ग ने। सुमेलित है। लेखक और अवधारणाएं या विचार। हैबरमास ने संप्रेषणात्मक क्रिया दिया। विल्फ्रेडो पैरोटे ने अभिजन का संचरण विचार दिया। हैराल्ड लासवेल ने संप्रेषण मॉडल दिया। डेविड एप्टर ने आधुनिकीकरण के चरण का विचार दिया। लेखक और पुस्तकें। जॉन ब्लोंडेल ने एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। आलमंड एंड कोलमैन ने द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज दिया। कार्ल डायस ने नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन दिया। डेविड एप्टर ने एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट दिया। तो ऐसी पुस्तकें हैं और ऐसी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। लेबर पार्टी से संबंधित प्रधानमंत्रियों का कालक्रम है एडवर्ड हीथ, फिर हेरल्ड विल्सन, इसके बाद आए जेम्स कैलाघन, इसके बाद जॉन मेजर। लेबर पार्टी से संबंधित प्रधानमंत्रियों का कालक्रम यही है। पहले एडवर्ड हीथ आए, हेरल्ड विल्सन आए, जेम्स कैलाघन और जॉन मेजर। पराश्रितता सिद्धांत के बारे में सही कथन है। तो आइए देखते हैं। पराश्रितता, अपने पर आश्रित नहीं, दूसरे पर आश्रित।
इसका उद्भव लैटिन अमेरिकी देशों के संदर्भ में हुआ था। इसका तर्क है कि परिधीय देश यानी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी प्रणाली में समेकित के साथ साथ आत्मसात हो गए हैं। यह विकसित देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य साधनों के माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह एक नव औपनिवेशिक सिद्धांत है जो विकसित देशों के नियंत्रण और वर्चस्व के नए रूपों का वर्णन करता है। अगला है न्यायिक समीक्षा के बारे में सही कथन। तो आइए देखते हैं न्यायिक समीक्षा। एक संघ में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के शीर्ष संवैधानिक संतुलन का परिरक्षण करना, सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच क्षैतिज संतुलन को बनाए रखना और परिरक्षण करना, बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। अगला है अभिकथन है, एक संसदीय व्यवस्था में एक कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद से पदच्युत किया जा सकता है। सरकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये गलत है लेकिन आर सत्य है। संसदीय शासन प्रणाली में सिद्धांत रूप में सभी नियुक्ति एवं पदच्युत संबंधी कार्य तथा कार्यपालिका के अन्य मुख्य कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अगला है अभिकथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से अफ्रीकी एशियाई देशों में लोकतांत्रिक गणतंत्रवादी व्यवस्था प्रारंभ हुई, लेकिन शीघ्र ही उनका समापन सैन्य तानाशाही से हुआ। सरकार इन देशों में से अधिकांश ने नृजातीय, धार्मिक और भाषाई विविधता के कारण गृह युद्धों का अनुभव किया जो अंततः उनके लोकतंत्रों की समाप्ति का कारण बने। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जॉन ब्लोंडेल की पुस्तक द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के संदर्भ में सही कथन है। यह लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व सोवियत गणतंत्र पर विशेष बल देते हुए संपूर्ण विश्व को विभिन्न अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। किसने भाषण में कहा था कि जो गरीब लोग भटकते फिर रहे हैं, जिन्हें कोई कार्य पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, जो भूखे हैं तथा जिनका जीवन दुख तथा घोर गरीबी से भरा है, वे संविधान अथवा उसके कानून पर गर्व नहीं कर सकते। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही कथन है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विधि योग्य नहीं है। ये संविधान में बाद में जोड़ा गया और इस पर धन विधेयक के बारे में सही कथन है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संस्था के बारे में सही कथन है। यह पद विशिष्ट शासन की देन है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संस्था के बारे में कथन यही है कि यह पद ब्रिटिश शासन की देन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के सही वर्णानुक्रम है। चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. वेदगौड़ा, आई.के. गुजराल। अभिकथन है, उच्चतम न्यायालय राज्य की ऐसी शाखा के रूप में उभरा है जहां नागरिक विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे कि प्राइमरी स्कूल में प्रवेश तथा पर्यावरण के बारे में अपील कर रहे हैं। सरकार विधायी शिथिलता तथा कार्यपालिका की अकर्मण्यता के कारण उत्पन्न दरार ने न्यायिक अति सक्रियता के खतरे के बारे में चिंता पैदा कर दी है। तो ए और आर दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। नए राज्य की मांग और वर्तमान राज्य। मिथिलांचल बिहार राज्य में मांग चल रहा है। कुर्ग कर्नाटक राज्य में मांग चल रहा है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में मांग चल रही है। मरु प्रदेश राजस्थान में मांग चल रही है। सुमेलित है सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। लेखक और प्रकाशन आसीमा सिन्हा, द
द रीजनल रूट्स ऑफ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ए डिवाइडेड लेविएथन। सेलिंग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डेक्रेट्स, ऑरेंट लिजफा, द फजल ऑफ इंडिया डेमोक्रेटी, द कॉन्सोसिएशनल इंटरप्रिटेशन। अगला है पॉल आर ब्रॉस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अगला है चुनाव सुधार संबंधी निदेश गोस्वामी समिति की सिफारिश है। लोक महत्व के मुद्दों पर संविधान में जनमत संग्रह का उपबंध सही रूप से सुमेलित है। जी.एस. घुर्ये जाति भक्ति से संबंधित है। जी.एस. घुर्ये जाति भक्ति अभिकथन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अगला है तरकार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में गरीबी, असमानता तथा सामाजिक अपवर्जन को कम करने की क्षमता है। ए और आर दोनों सही अपने अपने स्थान पर सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण के बारे में सही कथन है। तो आइए देखते हैं भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण का तात्पर्य क्या है। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण का तात्पर्य राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ती भूमिका से है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल केंद्र सरकार को राजनीतिक समर्थन देने के बदले में अपने राज्य हेतु वित्तीय लाभ प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। भारत में राजनीति के संघीकरण की विशेषता है। एक दल के वर्चस्व की समाप्ति, राजनीतिक दलों का प्रादेशिकरण तथा बहुदलीय प्रणाली का उभरना। सुमेलित है लेखक और तर्क। जॉब जेनकिंस, गुप्त रूप से आर्थिक सुधार। अतुल कोहली, शासकीयता का सर्वांगीण संकट। रूडोल्फस बुलक, पूंजीपतियों का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। प्रवर्धन, पूंजीपतियों, समृद्ध किसानों तथा नौकरशाही के बीच सक्रिय। भारत में संगठन सरकारों के परिणाम है। भारत में गठबंधन सरकारों के परिणाम है। गठबंधन सरकार ने संसद को और अधिक संभ्रांतवादी तथा शहर केंद्रित बनाया है। गठबंधन सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के पद को कमजोर किया है। नव लोक प्रबंधन की विशेषता है। लागत में कमी लाना, उत्पादन लक्ष्य और सीमित कार्यकाल के अनुबंधों पर बल तथा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। तुलनात्मक लोक प्रशासन ध्यान केंद्रित करता है नौकरशाही पर। प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके बीच कर्मचारियों की धारणा पर आश्रित है? प्रयास, निष्पादन और प्रतिफल के। संगठन के मूल प्रकारों को ब्लाउ और स्कॉट द्वारा निरूपित कुई बोनो या कौन लाभ पाता है के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त किया जाता है। पारस्परिक लाभ संघ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सेवा संगठन। किसने सुझाव दिया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त कर देना चाहिए? पॉल एपलबी ने वाव सही कहा। नेतृत्व की लीडर मैच थ्योरी, नेता मिलान सिद्धांत को सामान्य रूप से किसके नाम से अधिक जाना जाता है? तो आकस्मिकता सिद्धांत। भ्रष्टाचार के बारे में यूएनडीपी द्वारा क्लिटगार्ड फार्मूला के लिए कौन से शब्दों को जोड़ा गया था, जिसने समीकरण भ्रष्टाचार, आर्थिक किराया, स्वविवेकीय अधिकार और जवाबदेही C=R+D-A के रूप में प्रस्तुत किया? सच्चाई, पारदर्शिता। सुमेलित है लेखक एवं पुस्तकें। थॉमस एल फ्रीडमैन, द वर्ल्ड इज फ्लैट,
जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, नाम चोम्स्की, द प्रोस्परस फ्यू एंड द स्टेटलेस मैनी, जगदीश भगवती, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉल एपलबी की लोक प्रशासन में ईमानदारी और निष्ठा के गुणों की परोपकारी के पार जाकर स्टीफन वैली ने 3 अन्य को शामिल किया था: आशावाद, साहस तथा निष्पक्षता। राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, जिसमें होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश। किसने कहा है कि निजीकरण भ्रष्टाचार के अधिक अवसरों को प्रोत्साहित करता है? निजीकरण भ्रष्टाचार के अधिक अवसरों को प्रोत्साहित करता है। लोक प्रशासकों को उपभोक्ता के रूप में नागरिकों के साथ व्यवहार की अवधारणा आधारित बाजार और उन्हें बाजार उत्पादकों कमोडिटीज के रूप में पदावनत करने का प्रतिरोध करना चाहिए। तो अली फराज मंड का कथन है। केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के संदर्भ देने पर उच्चतम न्यायालय की जांच में यह रिपोर्ट किए जाने पर कि उसको हटाया जा सकता है के बाद भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि किसी राज्य की कितने से अधिक जनसंख्या न होने पर मध्यवर्ती पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। 20 लाख। सतीश चंद्र समिति का गठन किया गया था उच्च नागरिक सेवाओं के चयन की प्रणाली की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए। अभिकथन है तर्कसंगतता की उच्चतम सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली नौकरशाही के बारे में बेभरवादी दावा लोक प्रशासन में जीवन की वास्तविक स्थिति के साथ मेल नहीं खाता है। तर्कसंगतता को अधिकतम बनाना वह नहीं है जो प्रशासन की वास्तविक प्रक्रिया में उद्देश्य था। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सुमेलित है। लेखक और पुस्तक जयंतनुज बंदोपाध्याय ने द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी दी है। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखा। जे.एन. दीक्षित ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स नेबर्स नामक पुस्तक लिखी। आई.के. गुजराल ने कंटिन्यूटी एंड चेंज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लिखी। रोजेनहर्श और के.एम. ने इंगेजिंग द वर्ल्ड लिखी। रोजेनहर्श और के.एम. सेठी ने इंगेजिंग द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी। अगला है निशस्त्रीकरण संबंधी समझौते संधियां का अनुक्रम व्यवस्थित है। परंपरागत शस्त्र कटौती संधि निशस्त्रीकरण का ही सिद्धांत है। यह स्टार्ट प्रथम संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक्सटेंशन तथा ट्रीटी ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन। अगला है सुमेलित लेखक और विचार अर्नेस्ट हॉस नौ प्रकार्यवाद जॉन वॉन न्यूमैन और मार्गेस्टीन खेल सिद्धांत दिए हैं। अर्नेस्ट हॉस ने 9 प्रकार्यवाद दिया विचार। जॉन वॉन न्यूमैन और मार्गेस्टीन ने खेल सिद्धांत दिया। अलेक्जेंडर बेंड ने रचनावाद का विचार दिया और रिचर्ड ए सेल्ले ने उत्तर आधुनिकतावाद दिया। किसने वास्तविक गुट निरपेक्षता की वकालत की थी? जनता पार्टी सरकार 1977 ने। संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रतिपादक केनेथ वाल्टज हैं। सुमेलित है निशस्त्रीकरण स्पष्टीकरण
मानव निशस्त्रीकरण यह सशस्त्र बलों को सीमित अथवा उनमें कटौती करने से संबंधित है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण एक विशेष प्रकार के शस्त्रों को समाप्त अथवा उनमें कटौती करना। सामान्य निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण का एक प्रकार जिसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं। पूर्ण अथवा व्यापक निशस्त्रीकरण तो ये है अभिप्राय है कि युद्ध संबंधी समस्त मानवीय व भौतिक यंत्रों की समाप्ति। हरित राजनीति के 4 स्तंभ है: पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, अहिंसा और तृणमूल लोकतंत्र। बोतरस घाली के शांति के एजेंडा में सम्मिलित था। पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग। कौन से देश सीटों के सदस्य थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देते हैं। यूरोपीय संघ, NAFTA, APEC। कथन सही है। 1971 के उत्तरकाल में भारतीय निवेश नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर से था। बाह्य सुरक्षा संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान दिया गया तथा भारत के पड़ोसी देशों की ओर से धमकियां बढ़ गई थी। कौन सा कथन नेहरूवादी विदेश नीति का अंग है? आक्रमण के विरुद्ध समुचित सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को बांधे रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि व संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय संधियों व समझौतों का प्रयोग करना तथा पाकिस्तान को उसके पैरोकारों व समर्थकों से दूर रखना। G8 के संबंध में सही कथन है। औपचारिक रूप से इसका गठन वर्ष 1975 में हुआ। रूस वर्ष 1997 में इसमें सम्मिलित हुआ तथा यह अपने शिखर सम्मेलनों में वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार करना है। अभी कथन ए, राष्ट्र की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर न कि आदर्शवाद पर आधारित होती है। तरकार अनेक अवसरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिगमक तंत्रीय शासनों को समर्थन दिया क्योंकि यह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। अभी कथन है, संपूर्ण विश्व में अन्योन्याश्रितता तथा सूचनाओं के प्रसार ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को शक्तिशाली बताया है तथा इसके फलस्वरूप राष्ट्रध्वज की शक्तियाँ व क्षेत्र सीमित हुए हैं। तरकार विश्व व्यापार पर मुख्यतः विकसित राष्ट्रों का नियंत्रण है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।